नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे मुफ्त उपहार का मुद्दा, क्रिप्टो विनियमन का प्रश्न, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022, बीएसएनएल के लिए पुनरुद्धार पैकेज तथा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं मुफ्त उपहार के मुद्दे पर। हाल ही में भारतीय राजनीति में मुफ्त उपहार पर चिंता देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा व्यक्त की गई है। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं को एक प्रकार की रेवड़ी संस्कृति के बहकावे में ना आने की चेतावनी दी, जहां मुफ्त उपहार का वादा करके वोट मांगे जाते हैं। उन्होंने मुफ्त उपहार देने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि यह देश के लिए खतरनाक है और इस विकास को यह खतरनाक और हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस प्रकार के तर्कहीन मुफ्त उपहार के वादे को चुनावी प्रक्रिया को विकृत करने वाला बताया। यह बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि मुफ्त उपहार एक गंभीर मुद्दा है और केंद्र सरकार को इसके संदर्भ में एक स्टैंड लेने की आवश्यकता है। कोर्ट के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि इस पूरे मामले को देखने और समाधान प्रस्तावित करने के लिए वित्त आयोग को भी शामिल किया जा सकता है। इस पूरे वाद विवाद में मुफ्त उपहार का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम मुफ्त उपहार की बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में फ्रीबीज के रूप में जाना जाता है और मुख्य रूप से फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार से सामान्य तात्पर्य जनता को राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले उन उपहारों से है जो सामान्य तौर पर राजकोष पर एक प्रकार के अपव्यय के रूप में देखे जाते हैं। इसमें अनेक बार वोटों को प्राप्त करने के लिए जनता को मुफ्त बिजली अथवा पानी अथवा मासिक आधार पर कुछ धनराशि आदि देने का वादा किया जाता है, जिसकी अनेक बार आलोचना की जाती है। इसमें कर्ज माफी को भी शामिल किया जाता है। इसमें साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में भी मुफ्त उपहार दिए जाते हैं, किंतु ऐसे कुछ खर्चों पर निश्चित ही प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज को दिया जाना चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए, यह वाद विवाद काफी लंबा है, जिसके गुण और दोषों को देखे जाने की आवश्यकता है। मुफ्त उपहारों की आवश्यकता को अनेक बार इस आधार पर तर्कसंगत माना जाता है कि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो ये दिखाते हैं कि कुछ किए जाने वाले व्यय आगे समग्र लाभ को दर्शाते हैं, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, शिक्षा के लिए समर्थन और विशेष रूप से महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधा के लिए किया जाने वाला परिव्यय शामिल किया जाता है। इसके अलावा गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से को इस तरीके की निःशुल्क सुविधाएं जरूरत या मांग पर आधारित होती हैं और इस क्रम में उनका उत्थान करने के लिए उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं देना अपरिहार्य हो जाता है। विशेषकर भारत जैसे देशों में जहां राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर कई बार नहीं देखा जाता है, इसलिए चुनाव के अवसर पर किए जाने वाले इस प्रकार के मुफ्त उपहार के वादों से जनता की अपेक्षाओं की कई बार पूर्ति होती देखी जा सकती है। हालांकि इस प्रकार के मुफ्त उपहार अनेक बार कुछ कमियों के साथ भी सामने आते हैं, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है।
अनेक बार ये तर्क दिया जाता है कि किस प्रकार से मुफ्त उपहार की संस्कृति अर्थव्यवस्था की स्थिरता को कमजोर करते हैं और साथ ही साथ मुफ्त उपहार की राजनीति व्यय प्राथमिकताओं को विकृत करती है और इस प्रकार का परिव्यय किसी न किसी रूप में सब्सिडी पर ही केंद्रित रहता है। निःशुल्क उपहार देने से अंततः सरकारी खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत के अधिकांश राज्यों में मजबूत प्रकार की वित्तीय व्यवस्था नहीं देखी जाती और अक्सर राज्यों में राजस्व के मामले में संसाधन भी बहुत सीमित देखे जाते हैं। इसके अलावा चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से जो तर्कहीन मुफ्त उपहार का वादा किया जाता है वह मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, सभी को समान अवसर की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है और चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को भी नष्ट करता है। इससे अनेक बार पर्यावरण भी प्रभावित होते देखा जा सकता है, जैसे कि जब मुफ्त बिजली दी जाएगी तो इससे जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा और इस प्रकार से हमें अक्षय ऊर्जा प्रणाली से जो ध्यान है वह भी विचलित हो जाएगा। इसी के चलते अनेक बार इस प्रकार के फ्रीबीज कल्चर को समझ के इसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें जब भी इस तरीके के मुफ्त उपहारों की घोषणा और प्राप्ति को देखना चाहिए तो हमें इसके आर्थिक प्रभावों को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि ये उपहार वर्तमान में तो मुफ्त दिए जा रहे हैं, किंतु लंबे समय में उनका अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्यता पर काफी महंगा प्रभाव पड़ेगा, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। इसमें अनेक बार यह भी तर्क दिया जाता है कि हमें मुफ्त उपहारों की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के बजाय लोकतंत्र और सशक्त प्रकार के संघवाद के माध्यम से दक्षता को बढ़ावा दिए जाने के लिए कार्य करना चाहिए, जहां राज्य अपने अधिकारों का प्रयोग नवीन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए करें, सामान्य समस्याओं को समाधान करने के लिए कर सकें और जिनका दूसरे राज्यों के द्वारा भी अनुकरण किया जा सके। हमें आर्थिक अर्थों में इस प्रकार के मुफ्त उपहार के प्रभावों को समझने और इससे करदाता के पैसे पर पड़ने वाले प्रभाव से भी इसे जोड़े जाने की आवश्यकता है। हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम बात करते हैं तो सब्सिडी की, तो सब्सिडी और मुफ्त उपहार में अंतर हो सकता है, क्योंकि अनेक बार सब्सिडी को उचित और लाभ के रूप में देखा जाता है जो मांगों से उत्पन्न होती है। हमें इस बात को भी समझना होगा कि अनेक बार गरीब लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी को भी मुफ्त उपहार के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। जैसे कि यदि सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है तो इसे भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, हालांकि इसे लक्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार से महामारी के समय सरकारों के द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सहायता को भी इसी के तहत रखा जाता है, जो राज्यों के कल्याणकारी स्वरूप को ही दर्शाता है। हमें इस बात को समझना होगा कि यदि हम राज्य को कल्याणकारी स्वरूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इससे नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी की भी पूर्ति होती है, जिसे और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। इसी के चलते हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारें अनेक बार कॉरपोरेट समूहों को भी बड़े बड़े टैक्स लाभ देती हैं, जिससे सरकारों को कर की हानि होती है। इसे भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है और इसी के अनुरूप नीति को बनाए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़कर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे क्रिप्टो विनियमन के प्रश्न पर। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी के विनियमन का मुद्दा लंबे समय से वाद विवाद का विषय बना हुआ है, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसे विनियमित किए जाने की आवश्यकता क्यों है। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की
तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी की तकनीक के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इससे इसकी नकल करना और फिर से खर्च करना लगभग असंभव हो जाता है। इसमें ब्लॉकचेन कई क्रिप्टो करेंसी का एक अनिवार्य घटक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में इसके अनेक लाभ बताए जाते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी तकनीक भुगतान की सुविधा के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि यह भुगतान के पारंपरिक रूपों जिसमें कई बिचौलियों को शामिल किया जाता है, इनकी तुलना में अधिक लागत और समय प्रभावी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह नवाचार के मार्ग को भी प्रशस्त कर सकती है, जैसे कि ब्लॉकचेन, जो कि अधिकांश क्रिप्टो करेंसी का आधार है, उसका उपयोग टैक्स, बीमा और भूमि के रिकॉर्ड रखने के लिए किया जा सकता है। हालांकि अनेक ऐसे कारण हैं जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी को विनियमित किए जाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। हाल के समय में यह देखा गया है कि किस प्रकार से भारत में क्रिप्टो करेंसी उपयोगकर्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसमें चाइनालिसिस के 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने की दर के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यदि ऐसी गैर आधिकारिक आभासी मुद्राओं का व्यापक रूप से उपयोग जारी रहता है, तो आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित नहीं कर पाएंगे, जो आगे समस्या को जन्म दे सकता है। इसके अलावा इसका प्रभाव सीमा पार हस्तांतरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सीमा पार हस्तांतरण धन के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और इस रूप में मौद्रिक नीति को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में धोखाधड़ी और हैकिंग के भी उदाहरण देखे गए हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी के बाजारों में जिस प्रकार की अस्थिरता देखी गई है, वह निवेशकों के लिए जोखिम को बढ़ा देता है। क्रिप्टो करेंसी के द्वारा जिस प्रकार की गुमनामी पैदा की जाती है, वह आगे चलकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। यही कारण है कि कई बार यह भी देखा जाता है कि किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों की बिक्री के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। इसी के चलते इसके विनियमन के प्रयासों को भी किया गया है। यदि हम भारत में क्रिप्टो करेंसी के विनियमन को पृष्ठभूमि के साथ समझने का प्रयास करें, तो क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी मुद्राओं से जुड़े जोखिमों का हवाला देते हुए आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर जारी किया, जिसने भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर इस परिपत्र को ही रद्द कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि आरबीआई के पास आभासी मुद्राओं को विनियमित करने की शक्ति है, लेकिन इसने यह भी माना कि यह विनियमन संभावित जोखिम के अनुपात में ही होना चाहिए। इसी साल यानी 2018 में एक अंतर मंत्रालयी समिति ने क्रिप्टो टोकन विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार किया, जिसने क्रिप्टो करेंसी की विनियमित प्रकार की क्रय बिक्री की अनुमति प्रदान की। हालांकि 2019 में जब इसी समिति के द्वारा अंतिम रिपोर्ट जारी की गई, तो उन्होंने एक कानून का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को किया गया और साथ ही साथ भारत सरकार से यह भी अपील की गई कि भारत अपनी खुद की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा को प्रस्तुत करे। हालांकि इस बिल को कभी भी संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते अभी भी भारत में क्रिप्टो करेंसी के विनियमन को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है। हमें ध्यान देना होगा कि क्रिप्टो करेंसी का विषय केवल भारत विशिष्ट नहीं है, अपितु अलग अलग देशों में इसके विनियमन को लेकर अलग अलग प्रकार की नीति को देखा जा सकता है। जैसे कि अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, जहां बिटकॉइन को भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है।
हालांकि इसके विपरीत चीन के केंद्रीय बैंक के द्वारा सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम क्रिप्टो करेंसी को एक परिसंपत्ति मानता है, ना कि कानूनी निविदा। यहां क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने का कोई कानून नहीं है। हाल में ही इसके संदर्भ में यूरोपीय संघ के द्वारा भी एक प्रयास किया गया है। हाल ही में यूरोपीय संसद क्रिप्टो पर एक अस्थायी समझौते के साथ सामने आई है, जिसे क्रिप्टो असेट्स में बाजार का विनियमन या शॉर्ट में माइका के रूप में देखा जा रहा है। माइका ने क्रिप्टो संपत्ति सेवाओं और क्रिप्टो संपत्ति जारीकर्ताओं को विनियमित करने का प्रस्ताव रखा है। इन संस्थाओं को विनियमित करके यूरोप उपभोक्ता संरक्षण, पारदर्शिता और शासन मानकों को प्रदान करना चाहता है। प्रौद्योगिकी की विकेंद्रीकृत प्रकृति की परवाह किए बिना माइका के तहत क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाता निवेशकों की संपत्ति खोने के मामले में उत्तरदायी होंगे और यूरोपीय बाजार दुरुपयोग नियमों के अधीन होंगे, जिनमें बाजार में हेरफेर और अंदरूनी व्यापार को शामिल किया गया है। माइका नियमों के अनुसार क्रिप्टो जारीकर्ताओं को सभी दावों को कवर करने के लिए एक भंडार भी बनाए रखना चाहिए, ताकि क्रिप्टो असफलता में इसका प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो विनियमन का प्रयास किया गया है और भारत को भी इससे सीखकर आगे बढ़ना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 की। हाल ही में भारत ने अंटार्कटिक संधि के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपने दायित्वों के तहत भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा में पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को सुनिश्चित करना है, जैसे कि खनन या अवैध गतिविधियों से छुटकारा पाने के साथ साथ अंटार्कटिका क्षेत्र का विसैन्यीकरण, अंटार्कटिका का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना व क्षेत्र में कोई परमाणु परीक्षण या विस्फोट न किया जाना, अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा और क्षेत्रीय संप्रभुता संबंधी विवादों को समाप्त करना। विधेयक के संदर्भ में आपको ध्यान देना है कि यह विधेयक सभी भारतीयों और ऐसे किसी भी जहाज पर लागू होगा जो या तो भारतीय है या भारतीय अभियान का हिस्सा है। इसके तहत केंद्र सरकार अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति को बनाएगी। यह समिति विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान करेगी तथा अंटार्कटिका के वातावरण के संरक्षण के लिए प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कार्यान्वयन और उसके अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा यह विधेयक बिना परमिट के अंटार्कटिका के लिए किसी भारतीय अभियान या अंटार्कटिका में कुछ निश्चित क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करता है। इसमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार होने के बाद ही परमिट दिया जा सकता है। विधेयक में अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें शामिल हैं परमाणु विस्फोट या फिर रेडियो एक्टिव कचरे का निस्तारण, समुद्र में कचरा, प्लास्टिक या समुद्री वातावरण के लिए नुकसानदेह पदार्थों को निस्तारित करना। साथ ही विधेयक में प्रावधानों के उल्लंघन पर सजा को भी निर्दिष्ट किया गया है, जैसे कि अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट करने पर 20 साल तक के कैद की सजा हो सकती है, जो कि उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है और इसमें कम से कम 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने और असैन्यकृत क्षेत्र बनाए जाने के लिए 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन में 12 देशों के द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत 1983 में इस संधि का सदस्य बना और अब भारत के द्वारा इसके संदर्भ में कानून को बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं बीएसएनएल के लिए पुनरुद्धार पैकेज पर।
हाल ही में सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बीएसएनएल कहा जाता है, कि घरेलू दूरसंचार बाजार में समग्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और इसकी बैलेंस शीट पर दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसके लिए लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए के एक और पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई है। 2019 के बाद घोषित इस दूसरे सुधार पैकेज का उपयोग अगले 4 वर्षों में किया जाना है। यह पुनरुद्धार पैकेज 3 मोर्चों पर उपाय शुरू करेगा, जिसमें बीएसएनएल की सेवाओं के उन्नयन के लिए नई पूंजी का संचार करना, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की तनावग्रस्त बैलेंस शीट को मजबूत करना तथा भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड और बीएसएनएल को विलय करके उसके फाइबर नेटवर्क को बढ़ाना इसमें शामिल किया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि पैकेज इस तरीके से बदलाव में मदद कर सकता है कि बीएसएनएल वित्त वर्ष 2026-27 से मुनाफा कमाना शुरू कर दे। यह पैकेज 3 व्यापक घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें बीएसएनएल की सेवाओं को बढ़ाने के प्रयास के साथ बीएसएनएल को 900 बाई 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा, जो कि इक्विटी इन्फ्यूजन के माध्यम से लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसमें स्पेक्ट्रम को अदृश्य रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिस पर वायरलेस सिग्नल यात्रा करते हैं और फोन कॉल और इंटरनेट की सुविधा को प्रदान करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस आवंटन से बीएसएनएल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और साथ ही इसकी सेवा योग्य बैंडविड्थ को भी मजबूत किया जा सकेगा। इस प्रकार यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक व्यापक नेटवर्क उपस्थिति का उपयोग करते हुए उच्च गति डेटा प्रदान करने में सक्षम होगा। स्पेक्ट्रम के अलावा अपने सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए कंपनी को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार अपने समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर बकाया आदि के बदले अधिकृत पूंजी को 40,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कर रही है। इसमें समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर वह उपयोग और लाइसेंस शुल्क है जो दूरसंचार विभाग के द्वारा टेलीकॉम ऑपरेटर से वसूला जाता है। इसे स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः 3 से 5% और 8% के मध्य आंका गया है। दूरसंचार विभाग के अनुसार शुल्कों की गणना टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा अर्जित सभी राजस्व के आधार पर की जाती है, जिसमें गैर दूरसंचार से संबंधित स्रोत जैसे कि जमा ब्याज और संपत्ति की बिक्री को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार निश्चित ही बीएसएनएल को दिया गया पैकेज उसको पुनः जीवित करने के साथ ही बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। हालांकि प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि बीएसएनएल को निजी कंपनियों के समान ही बेहतर राजस्व प्राप्ति रणनीति पर भी कार्य करना होगा, तभी इसकी सततता को आगे आने वाले वर्षों में बनाकर रखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही गवर्नेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 45(1) के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को अपनी मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को अधिनियमित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि यह अधिनियम आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत मानक प्रक्रिया की तुलना में जमानत देने के लिए एक उच्च सीमा को प्रदान करता है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 45(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को जमानत या बॉन्ड पर रिहा करने से पहले लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील को शुरू में आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और दूसरा, जब आवेदन का विरोध किया जाता है तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर बाहर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। आपको ध्यान देना है कि इसी तरीके का प्रावधान यूएपीए अधिनियम 1967 की धारा 43(d)(5) और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम 1987 यानी टाडा में भी प्रदान किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धारा 45(1) को असंवैधानिक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना था और इसे रद्द कर दिया था। निकेश शाह के उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धारा 45(1) को 2018 के अधिनियम 13 के तहत संशोधित किया गया था और संशोधित धारा ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत सभी अपराधों के लिए जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों को लागू किया। इस संशोधित खंड को हाल ही में विजय मदन लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का वित्तीय प्रणालियों और देशों की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसलिए इसे जघन्य अपराध माना जाना चाहिए। हालांकि आलोचकों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उस स्थापित सिद्धांत को ही उलट देता है जो यह निर्देश देता है कि एक विचाराधीन व्यक्ति तब तक निर्दोष रहता है जब तक कि वह दोषी साबित नहीं हो जाता। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऐसी कठोर परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसमें जेल नियम बन जाता है और जमानत अपवाद ही बनकर रह जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, मुफ्त उपहारों की संस्कृति पर हाल ही में व्यक्त किए गए विविध विचारों की पृष्ठभूमि में मुफ्त उपहारों से संबंधित गुण दोषों की विवेचना कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी के विनियमन की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मुफ्त उपहारों की संस्कृति का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप मुफ्त उपहारों की संस्कृति पर हाल ही में व्यक्त किए गए विविध विचारों की व्याख्या करेंगे। मुफ्त उपहारों से संबंधित गुण व दोषों को स्पष्ट करेंगे और दोषों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप क्रिप्टो करेंसी का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप क्रिप्टो करेंसी के चर्चा में रहने की स्थिति को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के लाभों के साथ इसकी सीमाओं को बताएंगे और विनियमन के संदर्भ में कुछ अन्य सुझावों को भी चर्चा करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।